स्टूडेंट, आज हम लोग यूपीपीएससी के द्वारा जो हम लोग सीरीज को स्टार्ट किए हैं पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की, उसमें आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। या टॉपिक का नाम आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी है। यानी फिजियोलॉजी यानी जो भी प्लांट का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होता है, बेसिकली उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको लगभग मोर देन 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 2024 तक की जो यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टूडेंट, आज का जो पहला सवाल है, पहला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। यानी सवाल के पूछने का मतलब ये है कि क्लोरोफिल में वो कौन सा एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल। तो अगर स्टूडेंट क्लोरोफिल की बात किया जाए तो क्लोरोफिल में बेसिकली आप यूँ कह लीजिए कि मैग्नीशियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किस ऑप्शन में ये है? पहले में आयरन है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड में कॉपर है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वन इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। चौथे में मैग्नीज दे दिया है। बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इसके केमिकल जो सिंबल होता है उसमें। तो मैग्नीशियम का ही आपका Mg हो गया और मैग्नीज का आपका Mn होता है। अगर आप फ्लो में देखेंगे तो हो सकता है मे बी आपको मैग्नीज वाला भी ऑप्शन करेक्ट नजर आए, तो इससे गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं। तो थोड़ा ऑप्शन आप लोग आराम से धैर्य पूर्वक पेशेंस के साथ अगर देखेंगे तो आपको एक दो सवाल तो ऐसे ही आपके गलत होने से बच जाते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मैग्नीशियम। Mg करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, अगर क्लोरोफिल की बात किया जाए स्टूडेंट कि आखिर क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो जो हरे पौधे होते हैं यानी जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, अब ये लीफ वाला भी पार्ट हो सकता है। लीव्स यानी जो पत्तियां होती हैं वो भी हो सकता है। और किसी किसी जो कि यंग कंडीशन में प्लांट होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं वो भी आप देखेंगे तो वो भी आपके ग्रीन होते हैं, यानी उसमें भी क्लोरोफिल पाए जाने के चांसेस होते हैं। तो क्लोरोफिल बेसिकली प्लांट को फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, फोटो मतलब होता है लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का बनना। तो प्लांट क्या ही बना लेगा, तो प्लांट बेसिकली अपना फूड बनाता है। और इसी वजह से प्लांट को ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं, यानी वो अपना ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना ले, इस वजह से उसे ऑटो ट्रॉपिक भी कहा जाता है। ओके, तो जो लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करे उसे फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है। तो प्लांट बेसिकली जब भी फोटोसिंथेसिस करता है तो बनाता क्या है, फाइनली वो ग्लूकोज, सुक्रोज बनाता है कि, यानी कार्बन C6H12O6। तो बेसिकली इसी के फॉर्मेशन के लिए क्लोरोफिल हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल जब भी प्लांट के लीफ में जब पाया जाता है तो उसमें अगर मान लीजिए सपोज कीजिए जो सनरेज यानी सूरज की किरणें आती हैं और क्लोरोफिल से टकराती हैं, तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एमिट होते हैं। बेसिकली एमिट इन द सेंस एक्साइटेड होते हैं। तो वो आसपास के पाए जाने वाले और भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे टकराते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। ओके, आई होप इस पर्टिकुलर जो सवाल है इसका आंसर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अगला सवाल है आपका स्टूडेंट कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। वही सवाल जो मतलब वही चीज पूछा है जो मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया कि वो प्रोसेस कौन सा है जिस वजह से प्लांट जो है अपना फूड यानी भोजन बनाता है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक दूसरी प्रक्रिया होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। यानी भोजन बनाने से रेस्पिरेशन जो कि ऑर्गेनिज्म में होता है, बेसिकली ये एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है, एनिमल ऑर्गेनिज्म। यानी वो जानवर जो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में बेसिकली ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है यानी इन, इसके साथ साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है यानी आउट। ओके, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है जिससे आप जो प्लांट होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है स्टूडेंट, ये जस्ट आपके रेस्पिरेशन के उल्टा होता है, यानी जस्ट अपोजिट होता है। फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 अंदर जाता है यानी इन होता है, एंड ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर यानी आउट, बाहर जाता है। ओके, तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं। ये रेस्पिरेशन जो होता है ये मेनली आपको एनिमल में देखने को मिलेगा, और जो ये फोटोसिंथेसिस है ये ज्यादातर आपको प्लांट की स्पीसीज में देखने को मिलेगा। ओके, ये कुछ माइनर डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो सवाल यही पूछ रहा है स्टूडेंट कि द प्रोसेस इन विच प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इज कॉल्ड, तो जनरली इसका आंसर आपका फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर फोटोसिंथेसिस में बात किया जाए तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिस वजह से प्लांट जो होता है अपना भोजन बनाता है। तो थोड़ा सा आप लोग उस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके का है कि इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, इसके साथ साथ जो वाटर है वो भी इससे मिलता है। तो फिर लाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरोफिल, लाइट मतलब क्लोरोफिल पर लाइट में जब आता है क्लोरोफिल, तो फाइनली जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज इन द सेंस आप इसी को कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। इसका फार्मूला है C6H12O6। ओके, इसके साथ साथ और क्या निकलता है, तो इसमें 6 मॉलिक्यूल आपके वाटर के निकलते हैं, प्लस आपका 6 मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का बाहर निकल जाता है यानी एमिट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है जो ये रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इसमें जब भी कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो 6 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 मॉलिक्यूल वाटर से मिक्स होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल पर लाइट के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें जो प्लांट होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, ग्लूकोज। अगर कभी कभी ग्लूकोज ऑप्शन में न रहे तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी आपको दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ओके, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्शन होता है इसमें। इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं और 6 ही मॉलिक्यूल आपके ऑक्सीजन के निकलते हैं। कभी कभी स्टूडेंट एक सवाल पूछ लेता है कि ऑक्सीजन जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है इस रिएक्शन में, यानी फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है वो किसकी वजह से बनता है। तो जनरली ये जो वाटर मॉलिक्यूल आप देख पा रहे होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल में जब स्प्लिट होता है, यानी यही वाटर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टूटता है तो इस वजह से यह आगे चल करके ऑक्सीजन का लिबरेशन करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कभी ऑप्शन में अगर नजर आए तो आप उसको टिक मत कर दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन बनता है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जो बनता है वो बेसिकली आपके वाटर मॉलिक्यूल से बनता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आ रखा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, यानी सवाल कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सी ऐसी गैस है जिसकी जरूरत पड़ती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में उतनी जरूरी नहीं है जितना कि ये सवाल पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यानी फोटोसिंथेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस मानी जाती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन which is liberated during photosynthesis comes from। भाई मैं अभी पिछले सवाल में आपको बताया कि यही पूछ रहा है सवाल में कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान किन चीजों से लिबरेट होकर के बाहर निकलता है। तो पहला है आपका वाटर, सेकंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अभी तक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बारे में हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया, तो बेसिकली ये आपका ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल ऐसा कोई फीचर अभी हम लोगों ने नहीं देखा कि क्लोरोफिल की वजह से ऑक्सीजन जो है वो बाहर लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्लोरोफिल का मुख्यतः काम ही है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं उसको एक्साइड करता है, वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों से जाके टकराते हैं और ये फोटो सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, जिस वजह से आगे चल करके जो पत्तियां होती हैं वो प्लांट में भोजन का निर्माण करती हैं। ओके, ना कि ये ऑक्सीजन का लिबरेशन करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका चला गया। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की बात तो अभी पिछले सवाल में आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है जो कि ऑक्सीजन का लिबरेशन करता है, तो करता कौन है आपका वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाटर। यानी वाटर जो है
इसी का केमिकल फार्मूला है आपका H2O। वाटर है जो कि ऑक्सीजन का लिबरेशन करता है, यानी इसी वजह से जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है वो ऑक्सीजन वाटर की वजह से बनता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल स्टूडेंट कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी इस धरती पर पाया जाने वाला ज्यादातर जो भी ऑक्सीजन है वो किससे बनता है, कौन प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका ग्रास यानी घास की बात कर रहा है ये, दूसरा है आपका एल्गी, तीसरा दे रखा है ट्रीज यानी पौधे की बात कर रहा है, चौथा पैडी फील्ड यानी धान के जो खेत होते हैं, धान का खेत। तो स्टूडेंट जो भी इस धरती पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बनता है वो बेसिकली आपके एल्गी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एल्गी की अगर बात किया जाए तो ये मेजॉरिटी में अगर आप देख पाएंगे तो एल्गी जो है आपका लगभग 90% जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, और ये ज्यादातर आपको सीज यानी समुद्र में देखने को मिलते हैं, समुद्र। ओके, तो समुद्र में पाए जाने वाले जो भी एल्गी हैं वो ज्यादातर फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इस प्लैनेट का यानी अगर अर्थ की बात किया जाए, इस अर्थ पर 90% लगभग जितने भी ऑक्सीजन है वो एल्गी के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं और अलग अलग जगहों पे, जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, और आप यूं कह लीजिए रिवर पॉन्ड्स हो गए और लेक्स जो हो गए, वो सब जो हैं आपके लगभग 90% फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इन 90% की बात किया जाए तो इसमें से लगभग मेजॉरिटी में 85% जो है वो समंदर में पाए जाने वाले एल्गी के द्वारा होता है, सी एल्गी, और जो लगभग 5% जो बच जा रहे हैं वो 5% रिवर में पाए जाने वाले, रिवर, पॉन्ड, लेक्स, इन सब में पाए जाने में एल्गी के द्वारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्गी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टूडेंट कि विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी लाइट है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो लाइट है वो है आपकी, फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव लाइट आपकी रेड होती है, रेड के बाद फिर आपकी ब्लू लाइट होती है। ओके, लेकिन अगर सबसे कम इफेक्टिव यानी लीस्ट इफेक्टिव की बात किया जाए तो आपकी वो ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन लाइट जो है वो सबसे कम इफेक्टिव होती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो रेड पहले नंबर पे आएगा। अगर सपोज कीजिए रेड ऑप्शन में नहीं है तो अगर ब्लू ऑप्शन में है तो आप इसको करेक्ट टिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं, दोनों इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब सबसे ज्यादा तो रेड होती है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ब्लू पे आप जा सकते हैं। ओके, लेकिन सबसे कम यानी लीस्ट इफेक्टिव की बात करें, लीस्ट इफेक्टिव, अगर लीस्ट इफेक्टिव की बात किया जाए तो ये ग्रीन लाइट होती है, यानी सबसे कम इंपॉर्टेंस इसी का होता है, ग्रीन का। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट पूछ रखा है। ओके, तो मोस्ट इफेक्टिव लाइट फोटोसिंथेसिस में कौन सी है, रेड है। अगला सवाल है स्टूडेंट की आर्टिफिशियल लाइट कैन, जो कृत्रिम प्रकाश होते हैं, कैन डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, सिंथेसाइज क्लोरोफिल, ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, नॉट ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आर्टिफिशियल जो लाइट होती है उसमें भी आपको फोटोसिंथेसिस कराया जाता है। अगर सपोज कीजिए मैं अगर फोटोसिंथेसिस को कैटेगराइज करूं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करूं स्टूडेंट तो सबसे ज्यादा ये सनलाइट में होता है, सनलाइट में। कुछ एलगी ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस जो है वो मून लाइट में भी कर लेते हैं, मून लाइट, सम मैरीन एल्गी, सम मैरीन एल्गी। ओके, और इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आर्टिफिशियल लाइट में भी कराया जाता है, वैज्ञानिक इसे आर्टिफिशियली भी कराते हैं, आर्टिफिशियल लाइट। तो सवाल यही पूछ रखा है कि आर्टिफिशियल लाइट जो होती है
वो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। क्योंकि क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने का ऐसा कोई चांस है नहीं, और क्लोरोफिल को जो सिंथेसाइज करता है यानी क्लोरोफिल का बनना भी इसमें नहीं होता है। ये बेसिकली आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। आर्टिफिशियल लाइट, सनलाइट भी होता है, मून लाइट भी होता है, आर्टिफिशियल लाइट होता है, डिपेंड करता है स्पीसीज कौन सी है। मून लाइट कुछ ऐसे मरीन एल्गी होते हैं जो कि मून लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इफिशियंसी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। पूछ रहा है कि ये जो चार स्पीसीज यानी चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्लोरेला, टाइगर, अर्थवॉर्म एंड कैस्कोटा। तो क्लोरेला एक तरीके का ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी। ओके, क्लोरेला एक तरीके का ग्रीन एल्गी है। टाइगर आप सभी को पता ही है, एक तरीके का एनिमल है। अर्थवॉर्म भी एक तरीके का एनिमल है। कैस्कोटा एक तरीके का एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यानी पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है ये, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पैरासिटिक का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज या ऐसा प्लांट जो किसी और पे निर्भर रहे, यानी उसका भोजन बनना, उसके रहने की जगह, वो सब किसी और स्पीसीज पर डिपेंड करता है, ये खुद अपना कुछ नहीं करता। ओके, और एंजियोस्पर्म की अगर बात किया जाए तो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फल और फ्रूट यानी सीड कह लीजिए, सीड्स बनता है। ओके, फ्लावर के साथ साथ इसमें सीड भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली कैस्कोटा एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है। ओके, लेकिन सवाल यहाँ कुछ और पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है कि मैक्सिमम इफिशियंसी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है स्टूडेंट? फोटो में लाइट आती है, यानी लाइट एनर्जी आती है, और वो आगे चल करके ग्लूकोज यानी एक तरीके का केमिकल, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि ऐसे कैसे होता है सर? तो सवाल ये है कि स्टूडेंट, जब भी फोटोसिंथेसिस की बात होती है तो फोटो इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, इस टर्म में फोटो लगा हुआ है। फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में जब कोई चीज होती है तो उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो लाइट एनर्जी एक तरीके का होता है, जब वो प्लांट के लीफ को पकड़ता है तो क्लोरोफिल उसको कन्वर्ट कर देता है एक फूड के फॉर्म में। वो फूड बनता क्या है? सुक्रोज या ग्लूकोज। ओके, तो बेसिकली एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो बेसिकली एक तरीके का केमिकल्स ही तो है। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बनाने का काम कौन करता है? आपका फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, तो सवाल वही पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा है जो इस प्रोसेस को बहुत तरीके से यानी मैक्सिमम तरीके से करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि क्लोरेला है, एक तरीके का एल्गी है, यही करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज, sorry, which one of the following does not increase the amount of carbon dioxide in carbon cycle of earth? यानी अगर कार्बन साइकिल की बात किया जाए, कार्बन साइकिल कहाँ पे हो रहा है? ये अर्थ की बात कर रहा है, पृथ्वी। कार्बन साइकिल में अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वोल्केनिक एक्शन, इन चारों प्रोसेस में से वो कौन सा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो अमाउंट है उसको बढ़ाता नहीं है? ओके, यानी इन चारों में से वो कौन सा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है इस धरती पे वो बढ़ता नहीं है उस वजह से। ओके, अगर रेस्पिरेशन की बात किया जाए स्टूडेंट, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं बाहर की तरफ तो ये एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक रेस्पिरेशन तो नहीं होगा। ओके, फोटोसिंथेसिस की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यानी इसके केस में ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो आपका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर ऑर्गेनिक मैटर का जो डीके है यानी क्षरण जो होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो कम होता है
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, तो बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनका डीके में ज़्यादातर आपके स्मॉल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बैक्टीरिया आप कह सकते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अलावा कुछ फंजाई होते हैं जो कि इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया या फंजाई जो होते हैं ये रेस्पिरेशन करते हैं, और इसमें ज़्यादातर आप देख पा रहे होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, न कि कम होता है। वोल्केनिक इरेक्शन में कई तरीके की गैसेस होती हैं जो कि इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को भी उसमें एक उस उन गैसों के मिश्रण में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो कि आगे चल करके बढ़ता है। तो कार्बन वोल्केनिक इरेक्शन भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस वजह से भी आपका जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ता है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं बढ़ता है, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि फ्लोएम फ्लोएम इन प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोएम होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्लांट जो होता है स्टूडेंट, पौधे जो होते हैं उसमें कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कंडक्टिव टिश्यू। ये होते तो कई तरीके के हैं, लेकिन मेनली हम लोगों को दो फॉर्म पढ़ना है। एक आपका जाइलम हो गया, एक आपका फ्लोएम हो गया। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों बेसिकली वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू हैं। ओके, तो इनमें होता क्या है, इनका अलग अलग काम है। ओके, तो फ्लोएम की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल होता है, और इसका जो मुख्य काम है वो फूड मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल कह लीजिए, ऑर्गेनिक मटेरियल, इसको ये लीफ यानी जो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो हमारे जो प्लांट के जो लीफ होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें जब फूड बन जाता है तो उसको ये पत्तियों से लेकर के स्टेम से होते हुए रूट तक पहुंचाता है। यानी जो फ्लोएम है उसका मुख्य रूप से काम है कि ये भोजन को पत्ती से लेकर के रूट तक पहुंचाता है। और जाइलम जाइलम की अगर बात करें, इसे हम लोग डेड सेल भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन सा डेड होता है, कौन सा लिविंग होता है। तो लिविंग का मैंने बता दिया कि फ्लोएम होता है। डेड सेल की अगर बात किया जाए तो वो जाइलम होता है। ओके, अब इसका काम क्या है स्टूडेंट, ये वाटर प्लस मिनरल, वाटर के साथ साथ ये मिनरल को रूट से लेकर के ये प्लांट के टॉप पार्ट यानी सबसे ऊंचे वाले भाग तक पहुंचाता है। तो क्या पहुंचाता है ये? रूट से लेकर के रूट टू टॉप मोस्ट पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट किसका? प्लांट का, पार्ट ऑफ प्लांट। तो बेसिकली जाइलम में मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि जाइलम एक तरीके का डेड सेल होता है। यह प्लांट में रूट यानी जो जड़ होती है वहां से मिनरल और वाटर इन दोनों को लेकर के ये प्लांट के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि प्लांट के सभी पार्ट में ये पहुंचाता है। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर फ्लोएम की बात किया जाए तो फ्लोएम एक लिविंग सेल है, और ये जो प्लांट के लीफ यानी जो पत्तियां होती है जो भोजन बनाते हैं उनको लेकर के ये प्लांट के सभी भाग तक पहुंचाता है। तो पत्तियां जो होती हैं ऊपर की तरफ होती हैं, ऊपर से ये रूट तक पहुंचाता है। ओके, आई होप इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। तो सवाल कह रहे हैं कि फ्लोएम इन प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर तो आपका जाइलम करता है, ये तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो गया। ऑक्सीजन की बात हुई ही नहीं है तो ये भी आपका गलत हो गया। अमीनो एसिड की बात नहीं हुई है तो ये भी आपका गलत हो गया। तो बचा क्या है? एक ही ऑप्शन बचा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड की बात आए तो फ्लोएम हो जाएगा, और वाटर की बात आएगी तो आपका ऑप्शन जाइलम हो जाएगा। ओके, आई होप इस सवाल का आंसर आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द लिविंग टिश्यू act as the carrier of organic nutrients to in the higher plant। वो कौन सा लिविंग टिश्यू है जो कि न्यूट्रिएंट्स को लेकर के हायर प्लांट में कैरी करता है?
जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। अभी हम लोगों ने देखा कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात किया है। कौन सा? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो आपके फूड या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या मटेरियल। तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर आपका फ्लोएम हो जाएगा, क्योंकि जाइलम की अगर बात करें तो ये वाटर की बात कर रहा है, वाटर, और फ्लोएम जो है आपका फूड मटेरियल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम ही है जो कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को हायर प्लांट में कैरी करता है। ओके, अगला सवाल स्टूडेंट, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। मैंने आपको बता दिया, बहुत घिसा पीटा सवाल है, कई एग्जाम में पूछ रखा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। ये पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने कर रखा है सवाल, वापस ये सवाल आ गया है। ये यूपीपीएससी के बीईओ एग्जाम जो 2019 में हुआ था उसमें पूछा था। ओके, अगर न्यूट्रिएंट की बात किया जाए स्टूडेंट, तो जो प्लांट में इसेंशियल एलिमेंट होते हैं बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं। हम लोग यहाँ कैटेगराइज करके देख लेते हैं एक समराइज फॉर्म में। इसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट। ओके, अगर एलिमेंट की बात किया जाए प्लांट में, तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, टू कैटेगरी। ओके, पहले कैटेगरी को हम लोग अगर डिवाइड करें तो उसे हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। पहला कैटेगरी है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या इसी को हम लोग मेज माइनर एलिमेंट भी कह सकते हैं आपका। ओके, माइनर एलिमेंट, या इसी को हम लोग ट्रेस एलिमेंट भी कह सकते हैं, ट्रेस एलिमेंट। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसा क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को इसकी जरूरत कम मात्रा में होती है, यानी आप यूँ कह लीजिए कि लो क्वांटिटीज में, लो क्वांटिटी प्लांट को इसकी जरूरत कम मात्रा में होती है। अगर इसकी एग्जांपल की हम लोग बात करें स्टूडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो आपका बोरान हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, यमन, इसके अलावा आपका कॉपर हो जाएगा, कॉपर, ये कॉपर है। ओके, कॉपर के अलावा आपका मोलिब्डेनम हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा, इसके अलावा आयरन भी हो जाएगा, और निकिल हो जाएगा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं किसके? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को काफी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसी को माइनर एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा माइक्रो एलिमेंट आपका नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। आयरन, आयरन यहाँ पे है, बिल्कुल है ये, तो ये तो है। नाट पूछा है तो ये तो है। ओके, मैग्नीज की अगर बात करें तो यमन, ये भी है। कॉपर की बात किया जाए तो कॉपर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आपका है। ओके, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम जो है ये आपका मैक्रो एलिमेंट है। ओके, मैग्नीशियम जो है आपका वो मैक्रो एलिमेंट है। अगर हम लोगों ने माइक्रो देख लिया तो मैक्रो को भी देख ही लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट, ओके, इसी को हम लोग मेजर एलिमेंट भी कहते हैं, मेजर एलिमेंट। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? क्योंकि इसको प्लांट को इसकी जरूरत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, यानी लार्जर क्वांटिटी, आप कह लीजिए लार्जर क्वांटिटीज। ओके, अगर इसके एग्जांपल की बात किया जाए स्टूडेंट, ये दोनों एग्जांपल आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस इसके होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के अलावा इसका मैग्नीशियम अभी अभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद कैल्शियम हो गया, और इसके साथ साथ आपका सल्फर हो गया। तो बेसिकली इतने एग्जाम्पल जो है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हैं, और इतने एग्जाम्पल आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, प्लांट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, यानी जो प्लांट हमारे इस अर्थ पे पाए जाते हैं
वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रोजन गैस के, नाइट्राइट के, नाइट्रेट के या अमोनिया के। तो जो प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं वो बेसिकली आपके नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं, यानी नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट NO3- आयन के रूप में ये प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहैंसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप। ये RO 2021 में आ रखा है, ये फैक्चुअल नेचर का सवाल है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो है वो मस्टर्ड क्रॉप में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑयल को इनहेंस करने की कैपेसिटी रखता है, यानी जो सरसों के तेल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो ऑयल के कंटेंट बढ़ाने का काम करता है वो कौन करता है, तो सल्फर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए लेग्यूम्स होते क्या है। ओके, लेग्यूम्स की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो वो ऐसे क्रॉप होते हैं जो हमें दाल प्रोवाइड करते हैं, दाल उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने वाले पौधे, करने वाले पौधे, यानी मेरे कहने का मतलब ऐसे क्रॉप जिनसे हम लोग दाल को प्राप्त करते हैं, पल्स को प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में अगर किसी को नहीं समझ आया तो इंग्लिश इसका है पल्सेस, पल्सेस। ओके, तो ऐसे प्लांट जो हमें दाल प्रोवाइड करते हैं उन्हें बेसिकली लेग्यूम्स कहा जाता है। अच्छा, लेग्यूम्स प्लांट की एक बड़ी खासियत होती है कि ये जो है इसके जो रूट हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोसिस यानी एक रिलेशन में रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि लेग्यूम्स के प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ मिलकर के रहते हैं। ओके, अब लेग्यूम्स ही एक ऐसा प्लांट है, इसमें पूछ रखा है कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो कि लेग्यूम्स के प्लांट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। यानी रूट नोड्यूल, सपोज कीजिए ये रूट है, इसी में छोटे छोटे कुछ ऐसे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ये गोल स्ट्रक्चर, इसी में बैक्टीरिया रहते हैं और यहीं पे रह रह के वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ओके, इसी को रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। अब ये बनते कैसे हैं, तो ये बेसिकली बोरान की वजह से बनते हैं। बोरान जो एलिमेंट है, बोरान एलिमेंट जो है वो लेग्यूम्स के प्लांट में ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करने में सहायक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बोरान। ओके, तो बोरान इसमें हेल्पफुल होते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड डिसीजन का सवाल पूछ लिया है। तो असर्शन कह रहा है कि कैस्कुटा, जिसका एक अलग नाम है अमरबेल, कैस्कुटा को ही अमरबेल कहा जाता है, कैस्कुटा, इसे हम लोग अमर बेल भी कहते हैं, अमर बेल। तो असर्शन कह रहा है कि कैस्कुटा इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। मैंने ये पहले ही आपको बता दिया और ये स्टेटमेंट यानी असर्शन आपका करेक्ट है। ओके, इसके अलावा कह रहा है कि रीजन कह रहा है कि इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट। ये कह रहा है कि जो कैस्कुटा का प्लांट है वो प्लांट होस्ट, होस्ट प्लांट वो होते हैं, होस्ट प्लांट वो होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिसपे ये कैस्कुटा आकर रहता है। ओके, यानी अगर कैस्कुटा किसी प्लांट पे आकर रह रहा है तो वो कैस्कुटा के लिए हास्ट प्लांट हो जाता है। हास्ट मतलब बेसिकली आप मेहमान नवाजी की बात कर लीजिए, जब भी आपके घर कोई आता है तो आप उस कैंडिडेट के आप होस्ट होते हैं उस दिन। ओके, तो ठीक उसी तरीके से कैस्कुटा को होस्ट करने वाला जो प्लांट होता है उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। और ये कह रहा है रीजन में कि जो ये अपना न्यूट्रिशन होता है वो लीव्स की वजह से लेता है, होस्ट प्लांट के लीव से लेता है। ये रीजन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लीव से नहीं लेता बेसिकली। अब कैस्कुटा की अगर हम लोग बात कर ही लें तो कैस्कुटा जो होता है, कैस्कुटा, कैस्कुटा में रूट नहीं होता जनरली, इसकी जगह एक हास्टोरिया नामक स्ट्रक्चर होता है, हास्टोरिया। ओके, इसमें एक हास्टोरिया नामक जगह होता, क्या कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है। अब हास्टोरिया का काम क्या होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली रूट की तरह होता है, लेकिन ये इसका काम जो होता है ये प्लांट के होस्ट के या स्टेम वाले पार्ट में घुस जाता है और ये जाइलम और फ्लोएम तक पहुंच जाता है। जाइलम
एंड फ्लोएम तक ये पहुंच जाता है और वहां से ये न्यूट्रिशन लेता है, ना कि ये लीफ से लेता है। ओके, तो कास्कुटा जो है वो अपनी हॉस्टेरिया के द्वारा प्लांट के होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम तक अंदर मतलब छेद करके पहुंच जाता है, और ये वहां से बना बनाया फूड, मिनरल या वाटर ये सब एब्जॉर्ब करता रहता है, जिस वजह से ये जिंदा रहता है। तो बेसिकली इसका रीजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, असर्शन करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसका बनेगा? असर्शन इज फॉल्स, ये नहीं होगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल स्टूडेंट, क्रॉप लॉगिंग इज अ मेथड ऑफ, क्रॉप लॉगिंग एक मेथड है, वो क्या है? ओके, तो क्रॉप लॉगिंग एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग, अगर क्रॉप लॉगिंग की बात किया जाए तो एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता का आकलन करता है, का आकलन आकलन करने 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 के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ओके, यानी क्रॉप लॉगिंग एक ऐसा मेथड है जो कि फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता के आकलन करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन, तो सॉइल फर्टिलिटी की बात तो नहीं कर रहा है, तो बेसिकली ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि एसेसिंग ऑफ क्रॉप डैमेज, क्रॉप का जो डैमेज है उसे एसेस करने के लिए किया जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टेस्टिंग सुटेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के बारे में कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा ही नहीं, तो ये भी नहीं होता। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट एनालिसिस फॉर एसेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को एसेस करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन की अगर बात किया जाए तो ये पैनक्रियाज से निकलता है, तो मुझे तो नहीं पता कि पैनक्रियाज जो है वो प्लांट में पाया जाता है। अगर आप लोगों को पता है कि प्लांट में पैनक्रियाज भी होता है तो आप लोग बताइएगा जरूर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके, तो इस वजह से ये जो है इंसुलिन जो है ये पैनक्रियाज से निकलता है, और पैनक्रियाज में कहाँ से निकलता है? तो बीटा सेल से निकलता है। तो ये आपका एक ह्यूमन ऑर्गन हार्मोन है, ना कि प्लांट हार्मोन। ओके, थायरोक्सिन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये गले में पाया जाने वाला एक थायराइड ग्लैंड होता है, वहां से निकलने वाला हार्मोन है, ये भी एक एनिमल यानी ह्यूमन का ऑर्गन हार्मोन है। ओके, तो ये भी आपका नहीं होगा। एस्ट्रोजन की अगर बात किया जाए तो ये आपका एक बेसिकली फीमेल हार्मोन है, ये महिलाओं में पाया जाता है। ओके, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा कौन सा? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन बेसिकली आपका एक प्लांट हार्मोन है। तो प्लांट हार्मोन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो प्लांट हार्मोन बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। प्लांट हार्मोन बेसिकली 5 तरीके के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? पहला आपका ऑक्सिन हो गया, दूसरा आपका जिब्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन जिब्रेलिन। ओके, तीसरा है आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथा आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, जिसे हम लोग एबीए कहते हैं, इसी का फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड। और पांचवा आपका होता है आपका इथाइलिन, इथाइलिन। इथाइलिन को ही गैस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट का जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसको पकने में ये हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये 5 प्लांट हार्मोन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला सवाल कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, यानी इन चारों में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन होता है, इथाइलिन भी होता है। इंसुलिन की अगर बात करें तो ये पैनक्रियाज से निकलता है, ये एनिमल या ह्यूमन हार्मोन है, तो ये बेसिकली प्लांट हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। जिब्रेलिन भी होता है, प्लांट हार्मोन है, मैंने आपको बता दिया। ओके, आई होप इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी।
अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक में प्लांट हार्मोन दे रखा है और एक में उसका फंक्शन दे रखा है। तो अगर पहले पहले की बात किया जाए प्लांट हार्मोन की, तो ऑक्सीन दे रखा है, दूसरे में जिबरेलिन, तीसरे में साइटोकाइनिन, चौथे में आपका एब्सिसिक एसिड दे रखा है। तो इनके जो फंक्शन है उसके बारे में दे रखा है। तो एक मोटे तौर पे आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दें। ट्रिक इन द सेंस ये है कि साइटोकाइनिन का एक बहुत ही कॉमन फीचर है कि साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, सेल डिवीजन में कौन सा सहायक होता है, तो आपका साइटोकाइनिन है। और ये बड़ा फेमस है बेसिकली। तो साइटोकाइनिन का एक और है, नारियल का जो आप लोग पानी पीते हैं उसमें भी आपको साइटोकाइनिन पाया जाता है, उसमें भी मिलता है। ओके, तो ये सेल डिवीजन में बहुत ही सहायक होता है। अगर साइटोकाइनिन को सेल डिवीजन से मैच करा दे, यानी सी का 2 से, सी का अगर 2 से मैच करा दे, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचेगा, बाकी दो ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा। ओके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी गया। तो साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन में सहायक होता है। ऑक्सीन की अगर बात किया जाए, ऑक्सीन की, तो ऑक्सीन जो होता है वो प्लांट का जो एपिकल पार्ट होता है स्टूडेंट, तो ये एपिकल पार्ट वाले पे ज्यादा काम करता है। ओके, तो एपिकल इलांगेशन की अगर बात किया जाए, एपिकल डोमिनेंस की बात किया जाए, तो बेसिकली ये ऑक्सीन का काम होता है। तो अगर ऑक्सीन को एपिकल वाले से जुड़ा जाए, यानी 1 का 4 अगर मैच करा दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, बाकी और भी देख लेते हैं। साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन हो गया, ऑक्सीन का आपके एपिकल डोमिनेंस हो गया। अब जिब्रेलिन की अगर बात किया जाए, तो जिब्रेलिन जो होता है स्टूडेंट वो सेल का इलोंगेशन करने में हेल्पफुल होता है, यानी सेल को लंबा करता है। कौन? जिब्रेलिन। ये जापान में खोजा गया था लगभग 1920s के आसपास। तो उसमें वहां पे राइस जो था उसमें बहुत लंबा लंबा पौधे राइस के होने लगे। तो वैज्ञानिकों ने इसे खोजा, वैज्ञानिकों इन द सेंस कि वहां के साइंटिस्ट थे फुकुओका नाम के। तो उन्होंने ये खोजा था कि जिबरेलिन ही वो मेजर रीजन है जिस वजह से जो धान के पौधे हैं वो काफी लंबे लंबे हो जा रहे हैं। तो बेसिकली जो जिबरेलिन है वो सेल के इलोंगेशन में सहायक होता है। ओके, इसके अलावा एब्सिसिक एसिड की बात की जाए, तो ये ग्रोथ इनहिबिशन का काम करता है, एक एक ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, यानी जो प्लांट की लंबाई बढ़ती है उसको कम करने में सहायक होता है। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। इसी को हम लोग एबीए कहते हैं शॉर्टकट में। ओके, एबीए ये ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर। तो ये चारों ऑप्शन आई होप आप लोग समझ पाए होंगे एक एक करके। सबसे ज्यादा इसमें आप साइटोकाइनिन वाला ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी ये सवाल देखने को मिलेगा, साइटोकाइनिन शायद 90% चांस है कि आपको सेल डिवीजन से मैच कराने के लिए वहां पे ऑप्शन में रखा जाएगा। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, द हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट मतलब सूखा, टॉलरेंस मतलब उसको झेलने वाला। ओके, यानी इन चारों में वो कौन सा हार्मोन है जो कि ड्रॉट यानी सूखे को झेलने के लिए तैयार करता है किसको? प्लांट को। प्लांट जब भी सूखे के झेलने की कंडीशन में होता है तो उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन सा हार्मोन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड जो होता है इसी को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड को ही स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, या इसके अलावा आप ड्रॉट टॉलरेंट हार्मोन भी कह सकते हो, ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन। ओके, तो बेसिकली एवीए जो है, एवीए जो हार्मोन है जो कि ड्रॉट प्लांट को ड्रॉट टॉलरेंस में मददगार होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वीपिंग जेली इज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड। पहला स्टेटमेंट बोला है। सेकंड कह रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर मोस्ट सूटेड टू शुगर केन आर राइजोबियम, यानी वो राइजोबियम ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जो कि शुगर केन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। अभी आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्लांट ग्रोन इन साल्ट वाटर, यानी साल्ट वाटर नमकीन पानी में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको थैलोफाइटा कहते हैं। और चौथा कह रहा है कि डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज साइटोकाइनिन, यानी जो साइटोकाइनिन है वो डोरमेंसी जो सीड होता है उसमें जो डोरमेंट कंडीशन हो जाता है उसको ब्रेक करने का काम साइटोकाइनिन करता है। तो चारों ऑप्शन को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो वीपिंग जेली इज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो सेकंड कह रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर मोस्ट सूटेड, तो राइजोबियम की बात कर रहा है कि बायो फर्टिलाइजर मोस्ट सूटेड टू शुगर कैन, यानी ईख की अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट में राइजोबियम की जगह अगर वो एसिटोबैक्टर दिया होता
तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाता है, एसिटोबैक्टर। अगर इसकी स्पीसीज की बात करें तो डायाजोट्रॉफिकस, ये बैक्टीरियल स्पीसीज है जो कि सबसे ज्यादा बायो फर्टिलाइजर के रूप में सुटेबल होता है, किसके लिए? शुगर केन के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ओके। राइजोबियम नहीं होता है, एसिटोबैक्टर होता है, ओके। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्लांट्स ग्रोन इन साल्ट वाटर आर थैलोफाइटा, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लांट जो कि साल्ट वाटर या नमकीन पानी में अगर वो उगते हैं तो उसे हम लोग हेलोफाइट्स बोलते हैं, हेलोफाइट्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगर ऑप्शन 3 को हम लोग कट करने की कोशिश करें तो ऑप्शन सी में दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी दे रखा है, तो पूछा क्या है? करेक्ट। तो करेक्ट की बात करें तो ऑप्शन बी चला गया आपका, ऑप्शन सी भी चला गया, दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन में अब कॉमन देखिए तो एक यहाँ भी दे रखा है, एक यहाँ भी दे रखा है, यानी एक वाला स्टेटमेंट आपका सही है। अब या तो दो सही होगा या तो चार सही होगा। तो दो मैंने आपको बताया कि शुगर केन में राइजोबियम बहुत सुटेबल नहीं होता है, उसमें एसिटोबैक्टर होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। अब डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन की बात किया जाए तो साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन के अलावा, साइटोकाइनिन के अलावा एक और हार्मोन होता है जिसे हम लोग जिब्रेलिन कहते हैं, जिब्रेलिन। ये दोनों जो हैं ये डोरमेंसी को ब्रेक करने में सहायक होते हैं, हेल्पफुल इन डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन या ब्रेकिंग। डोरमेंसी ब्रेक करने में जिब्रेलिन भी सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, और आपका साइटोकाइनिन भी होता है, ओके। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 4 करेक्ट है, ओके। अगला सवाल स्टूडेंट, द गैस यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, यानी वो गैस कौन सी है जो कि जो हरे फ्रूट होते हैं उसको पकने में हेल्पफुल होता है? एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाइड्रोजन भी नहीं होता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इथेन की अगर बात करें तो ये भी फ्रूट के राइपनिंग में आर्टिफिशियली यूज नहीं किया जाता, एसिटिलीन किया जाता है, ओके। एसिटिलीन के अलावा अभी तो फिलहाल ये बैन है, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। एसिटिलीन के अलावा एक इथाइलिन भी होता है, इथाइलिन, जिसे हम लोग गैस हार्मोन भी कहते हैं, ओके। तो इथाइलिन का ज्यादातर अभी उपयोग किया जाता है, जिसे कैल्शियम कार्बाइड भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। जब भी आप लोग फल को पकाते होंगे तो आपके यहाँ बहुत प्रचलित नाम होगा, कार्बाइड ले आइए, फल को पकाना है, ओके। तो वो बेसिकली क्या होता है? इथाइलिन का एक फॉर्म होता है, ओके। एसिटिलीन अभी करंट टाइम में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, कोई इलीगल अगर यूज कर रहा हो तो वो अलग बात है, बट गवर्नमेंट इसे अभी मतलब फिलहाल आज के डेट में इसको बैन कर रखा है, ओके। तो एसिटिलीन ऑप्शन में है तो इसलिए एसिटिलीन के साथ हम लोग जा रहे हैं। अगर इथाइलिन ऑप्शन में होता तो हम इथाइलिन के साथ भी जा सकते थे, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पहला दिया है आर्टिफिशियली फ्रूट राइपनिंग की अगर बात किया तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, सोडियम सिलिकेट नहीं होता, इथाइलिन होता है, ओके। तो एक अगर हम लोग 3 से मैच कराएं, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग इथाइलिन से अगर हम लोग मैच करा दें तो आपका 1 का 3 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, बाकी दो ऑप्शन आपके चले गए, सी और डी आपके गलत है, ओके। अब आया सॉफ्ट ड्रिंक की अगर बात करें तो जो भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्टूडेंट, कोल्ड ड्रिंक में ज्यादातर आपको जो बुलबुले निकलते हुए नजर आते हैं वो क्या होते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, तो यानी सी का अगर 1 से हम लोग मैच करा दें तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का एक केमिकल नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग बाइकार्बोनेट याद करने का एक तरीका है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग यहाँ लगा है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट है तो इसको मैच करा दीजिए, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अगर क्वार्ट्ज की बात किया जाए जो कि ज्यादातर घड़ी में यूज किया जाता है, घड़ियों में जो चमकता चमकता हुआ एक प्लेट की नुमा दिखता है ना, छोटे छोटे बिंदी के आकार का, वो सोडियम सिलिकेट का बना होता है,
यानी क्वार्ट्ज होता है वो सोडियम सिलिकेट होता है। डी का 2 अगर मैच करा दे तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऑटोमेटिक मिल जा रहा है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, द प्रैक्टिस ऑफ गुटी, द प्रैक्टिस ऑफ गुटी इन प्लांट्स इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ। गुटी एक तरीके का प्रक्रिया है या प्रोसेस है जो कि प्लांट में यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है वही पूछ रहा है। द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या जर्मिनेशन ऑफ सीड, या वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल के लिए किया जाता है, या जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी सीड के जर्मिनेशन के लिए किया जाता है, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। किसको? वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। अगर आप गन्ना देख रहे होंगे यानी शुगर केन देख रहे होंगे या पोटैटो देख रहे होंगे तो उसमें जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है उसे बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और वही जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट के कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो जो गूटी प्रोसेस होता है स्टूडेंट, गूटी का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है बेसिकली। यानी पौधों में गूटी एक वानस्पतिक या प्रवर्धन विधि है, यानी प्रोपगेशन मेथड है, जिसमें पौधों की हवाई तनों को, यानी जो पौधे में सपोज कीजिए पौधा है, इसके जो हवा में लटके हुए तने हैं उसको मर्ज करा के वापस तने से उसको रूट के रूप में फॉर्मेशन कर दिया जाता है। यही एक तरीका जो है, इसी को हम लोग गूटी प्रोसेस कहते हैं। यानी पौधों में जो हवाई तने पौधे के होते हैं उनको वापस जोड़ करके उसे रूट के रूप में विकसित कर दिया जाता है, रूट के रूप में विकसित कर दिया जाता है, उसी को गूटी कहा जाता है। और गूटी को किसी और भी नामों से जाना जाता है, जैसे सपोज कीजिए एयर लेयरिंग हो गया, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग के अलावा मार्कोटिंग हो गया, मार्कोटिंग। इसके अलावा आपका पॉट लेयरिंग हो गया या लेयरेज हो गया, फिर मार्कोटेज हो गया। एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग सरकमपोजिशन भी बोलते हैं। ये बहुत डिटेल में हो गया, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जानिए आप कि गूटी एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि पौधे के वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्पफुल होता है। और ये गूटी होता क्या है कि जो भी प्लांट के हवा में लटकते हुए जो स्टेम होते हैं उनको वापस स्टेम में मर्ज करा के उसे रूट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, सीड दैट इज चेंज्ड एवरी ईयर, यानी वो बीज जो हर साल चेंज किए जाते हैं उसे जाना जाता है ब्रीडर सीड के रूप में, सर्टिफाइड सीड के रूप में, फाउंडेशन सीड के रूप में, या हाइब्रिड सीड के रूप में। तो ऐसे सीड जो हर साल चेंज किए जाते हैं उसे हम लोग हाइब्रिड सीड के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विद रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डीप रूटेड क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप। दूसरा कह रहा है कि लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय नॉन लेग्यूम्स। अगर क्रॉप रोटेशन की बात किया जाए स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन होता क्या है? तो क्रॉप रोटेशन अगर एक ऐसा फसल चक्रण है जो बदलते मौसम में, यानी जब भी मौसम चेंज हो रहा है उसके अनुसार अलग अलग फसलों को खेती करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई लेग्यूमिनस प्लांट अभी आज के दौर में लेग्यूमिनस लेग्यूमिनस प्लांट जो है या क्रॉप जो है वो आज के समय में उपयोग किया गया है, तो आने वाले समय में वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, तभी वो क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। रोटेशन का मतलब है कि एक तरीके से एक आया और दूसरा उस आने वाला है। ओके, यानी जिस चीज का अभी हम लोग उपयोग कर लिए हैं वो अभी नहीं करेंगे, वो उसके अलावा उसके दूसरी वैरायटी को उपयोग करेंगे, तभी हम लोग उसे क्रॉप रोटेशन कह पाएंगे। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर आपका स्टेटमेंट 2 रखा है, लेग्यूमिनस मस्ट बी फॉलोड बाय नॉन लेग्यूमिनस, ये आपका सही है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय सेम टाइप ऑफ क्रॉप, नहीं सेम नहीं होगा, अगर यहाँ पे डिफरेंट दे देता तब भी ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता।
क्यों? क्योंकि क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि एक आया तो वो सेम नहीं आएगा, उसकी जगह दूसरा किसी तरीके का आएगा। ओके, तो डिफरेंट होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका सही है। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन ओनली 2 जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, ये आर ओ 2021 में पूछ रखा है। ओके, अगला सवाल स्टूडेंट, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड इज फाउंड इन। सेंसर मैकेनिज्म एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जो कि सीड के डिस्पर्सल में सहायक होता है। यानी सीड का जो डिस्पर्सल होता है, सॉरी, सीड डिस्पर्सल, इसमें हेल्पफुल होता है कौन? सेंसर मैकेनिज्म। तो वो किस में पाया जाता है? मटर में पाया जाता है, या पॉपी में पाया जाता है, या कॉटन में पाया जाता है, या मैश में पाया जाता है? तो मटर में जो सेंसर मैकेनिज्म होता है बेसिकली वो होता क्या है, तो उसमें ऐसे सीड पाए जाते हैं, उसमें ऐसे एयर नुमा कुछ मतलब बाल की तरह ऐसे कुछ होते हैं, जैसे कॉटन का सीड आप लोग देखे होंगे, या जो पॉपी होता है, पॉपी का जो सीड होता है आप देखेंगे तो ऐसे एक मकड़ी के नुमा होता है, वो जब भी एयर बहुत तेज हवा बहती है तो उसी में वो लोग उड़ के दूर तक चले जाते हैं, उसी को सेंसर मैकेनिज्म कहा था। तो जनरली मटर में ऐसा प्रोसेस नहीं देखने को मिलता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। पॉपी में ये देखने को मिलता है। ओके, तो पॉपी में पाया जाता है क्या? सेंसर मैकेनिज्म। अब सेंसर मैकेनिज्म का बेसिकली काम ही यही है कि उसके सीड में कुछ बॉल नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जब भी हवा तेज चलती है तो वो दूर तक उड़ के चले जाते हैं और वहां पे वो उग जाते हैं। ओके, तो यही उसी में मददगार ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, क्लोनल सिलेक्शन कैन बी यूज्ड इन। क्लोन क्या होता है? क्लोन मतलब जैसा पेरेंट्स है, यानी जैसा पेरेंट है सेम उसी तरीके का जो अगला पीढ़ी है वो बन जाए, यानी जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन वाला, अगली पीढ़ी का, अगली पीढ़ी, बेसिकली जो अगली पीढ़ी में पैदा हो रहा है वो अगर पेरेंट के नुमा है तभी कहा जाता है क्लोन है। ओके, तो ये जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं होता, ये बेसिकली क्लोनल जो सिलेक्शन होता है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोन बनाए जाते हैं जो वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं, तभी वो क्लोन है। अदरवाइज जब भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं, और म्यूटेशन अगर हो गया तो कोई ना कोई नया एक कैरेक्टर उसमें उत्पन्न हो जाएगा उसकी अगली पीढ़ी में। ओके, तो वो क्लोन नहीं होगा। क्लोन का मतलब होता है कि एकदम पेरेंट की तरह, यानी जैसा माता पिता है सेम उसी तरीके से। तो बेसिकली इसका अगर देखा जाए तो इसमें ग्राउंड नट में देखा जाए तो ये सीड से उगता है, तो ये तो नहीं होगा। मस्टर्ड यानी जो सरसों होता है ये भी सीड से उगाया जाता है, इसमें भी नहीं होगा। वीट की बात किया जाए तो ये भी सीड से उगाया जाता है, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन जो पोटैटो होता है, आलू, आलू को ही काट करके, यानी उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फिर से आलू बनाया जाता है, तो इसी को कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। तो ये किस में होगा? ज्यादातर आपको आलू में हो गया। ओके, आलू के अलावा अगर यहाँ पे शुगर केन दिया होता, शुगर कैन, तब भी आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इन चारों में से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो एक तरफ क्रॉप का नाम दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है आपका क्रॉप का नाम, क्रॉप नेम, और एक तरीके दूसरी तरफ आपका प्रोसेस दे रखा है कि ये प्रोसेस उस पर्टिकुलर क्रॉप से संबंधित है या नहीं। ओके, तो टैसलिंग की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, टैसलिंग, टैसलिंग होता क्या है? तो टैसलिंग एक तरीके का, जब भी टैसल, टैसल मतलब बेसिकली आप कह लीजिए एक नर फ्लावर, यानी नर, नर यानी मेल, फ्लावर नर पुष्प, पुष्प, इसी को हम लोग टैसल बोलते हैं, टैसल। तो ये जब भी इस फूल को निकालने की प्रोसेस होती है जनरली ये देखा जाता है किसमें? मैज में। टैसलिंग जो है ये मैज में देखने को मिलता है। तो नर फ्लावर जो होता है इसका निकलना ही टैसलिंग कहलाता है। आप यूं कह लीजिए कि मक्का में जो फूल निकलने की अवस्था होती है, यानी मैज में जो फ्लावर निकलने की अवस्था होती है उसी कंडीशन को हम लोग टैसलिंग बोलते हैं। ओके, तो ये मैज में होता है, ये तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है पेगिंग, पेगिंग को मैच किससे कराया है? ग्राउंड नट से। पेगिंग होता क्या है स्टूडेंट? तो पेगिंग वह अवस्था होती है जब मूंगफली के फूल के बाद बना हुआ पेग यानी अंडाशय मिट्टी में घुसकर फल या फली बनाता है। सपोज कीजिए ये यहाँ पे जो ग्राउंड नट को उगाया गया, जब वो प्लांट ग्रो किया
इसमें जो मेल फ्लावर या फीमेल जो पार्ट होता है अंडाशय, जिसे हम लोग पेग बोलते हैं, पेग यानी इसी को हम लोग अंडाशय बोलते हैं, ये वापस मिट्टी में मिलके अगेन वो ग्राउंड नट को बनाता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं पेगिंग। तो ये किससे संबंधित है? ये ग्राउंड नट से। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। टोबैको की अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी की, तो ये टॉपिंग की बात कर रहा है। तो टॉपिंग क्या होता है स्टूडेंट? टॉपिंग पौधे की जो शीर्ष कली होती है या ऊपरी वाला भाग होता है, उसको काट के हटा दिया जाता है। यानी टॉपिंग, जैसे आप चाय की अगर बात करें, चाय का जो ऊपरी वाला कली होता है उसको काट करके हटा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो टोबैको है उसमें भी आपको टॉपिंग देखने को मिलता है। तो टॉपिंग बेसिकली क्या होता है? ऊपरी वाले भाग को काट के हटा दिया जाता है। ऊपरी भाग को काट कर हटाना, इसी को क्या कहा जाता है? टॉपिंग। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही मैच किया है। अब टिल्लरिंग की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टिल्लरिंग। टिल्लरिंग क्या होता है स्टूडेंट? टिल्लरिंग वो होता है बेसिकली जब पौधे के निचले भाग से एक से अधिक तने निकलते हैं। यानी सपोज कीजिए आपने यहाँ पे राइस को उगाया, यानी धान को उगाया, धान को जब उगाएं तो 2 या 3 प्लांट को, सीड को हम लोग उगाते हैं, तो वो कई तरीके का नीचे से ब्रांच, अलग अलग तरीके से ब्रांच निकल जाता है और मल्टीपल ब्रांच निकलता है। इसी प्रोसेस को टेलरिंग बोलते हैं। तो जनरली ये धान में देखने को मिलता है, गेहूं में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप जौ की अगर बात करें तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो टिल्लरिंग की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चिकपी, यानी चिकपी का मतलब होता है चना, यहाँ पे चने की बात करा है। तो चने में ये प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलता टिल्लरिंग वाला। टिल्लरिंग आपका धान, गेहूं, जौ में देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, और पूछा कौन सा है? गलत कौन सा है वही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है और ये आर मेंस 2021 में पूछ रखा है, लेकिन इस आई होप इन चारों प्रोसेस में आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि स्टूडेंट हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रो मतलब होता है पानी, और पोनिक्स मतलब होता है उगाना बेसिकली। तो पानी में उगाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉयल, ग्राफ्टिंग प्लांट, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कट करके, एक प्लांट है, एक दूसरा प्लांट है, इसके कुछ पार्ट को कट करके इसमें लगा दिया जाए, या इसके कुछ पार्ट को कट करके इसमें लगा दिया जाए, उसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसे हिंदी में बोलते हैं कलम करना, कलम करना। जैसे दो वैरायटी के आम को क्रॉस करके, यानी उसके पार्ट को कट करके दूसरे में मैच करा के बाइंडिंग कर दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। या स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। सॉइल कंजर्वेशन की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। एक बी सी डी गलत हो जाएगा। ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, यानी ऐसे प्लांट जो कि बिना सॉइल के उगाए जाते हैं, उसी को बेसिकली आप हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यानी इसमें होता क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें पौधे पानी में खनिज पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके उगाया जाता है। यानी सपोज कीजिए कि कोई प्लांट यहाँ पे उगाया गया है, उसमें मिट्टी नहीं है। ओके, यहाँ पे मिट्टी नहीं है, तो ये पानी से भरा होगा। इसमें जो मिनरल्स होते हैं इसी पानी में मिक्स करा दिया जाता है, और ये इसी वाटर से, यानी जो न्यूट्रिएंट्स भरा वाटर होता है, इसी से ये प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। अगर इसमें सॉयल डाल देंगे तो ये हाइड्रोपोनिक्स नहीं रहेगा। ओके, तो ये विदाउट सॉयल यूज किया जाता है। इसमें मिट्टी नहीं होती है, बिना मिट्टी के, बिना मिट्टी के। ओके, हाइड्रोपोनिक्स होता है वो बिना मिट्टी के यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉयल। आई होप यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी सजेशन या सुझाव आप मुझे देना चाह रहे हैं कि वीडियो कैसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, तो आप बिल्कुल कमेंट में जाके आप बिल्कुल अपना कमेंट कीजिएगा, मैं उसे देखूंगा ज़रूर। और आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी सजेशन, जैसे साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या वीडियो में क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या हम हटाना चाहिए, अगर आप लोग कोई भी सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है।
तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, आज यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, और ये पीवाईक्यूज का जो सॉल्व करने का तरीका है ये हम लोग आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि पीवाईक्यूज का भी उतना ही रोल है जितना एक नए मटेरियल का। ओके, तो अगर आपको पीवाईक्यूज प्रॉपर तरीके से आ रहा है, यानी पीवाईक्यूज आपको सब समझ में आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम हॉल में सवाल को सॉल्व करने में एबल होंगे, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी से फिर आज विदा लेते हैं। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।